मैं गांव देहात का बंदा था जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो भाई साहब मार्क्स आए 49। यहाँ पे एकदम से औकात पता लगी। भाई 2 महीने का टाइम था, हमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना था, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मैं अपना बताता हूँ। मैं तो भाई तुक्के, जिसको आप, ये तुक्का थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन एक एस्टिमेटेड गैस अगर मारा जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने अपनी नौकरी पक्की की ना, आप भी अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि तुक्के मारने चाहिए, नहीं मारने चाहिए, मारने चाहिए तो कैसे मारने चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि एसएससी का एग्जाम एक विशियस सर्कल है जिससे इंसान कई कई सालों तक बाहर ही नहीं निकल पाता है। मैंने इस एग्जाम को ना सिर्फ 2 बार क्लियर किया, बल्कि एक बार तो सिर्फ 2 महीने की तैयारी में अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया और दिल्ली स्टेट भी लिया। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने आया हूं कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो इस एग्जाम को डेफिनेटली 2 महीने जितने कम टाइम में भी आसानी से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक्स जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर चुका हूं। अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं एनएसआईटी दिल्ली से। मेरे कॉलेज में ना कभी भी सरकारी नौकरी का माहौल नहीं था। वहां पे ना सिर्फ प्लेसमेंट चलती है। एक प्रीमियर कॉलेज है तो हर बंदा सिर्फ ये देखना चाहता है किसका कितना पैकेज लगा। मेरा भी बहुत ही अच्छा पैकेज लगा और मैं कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन भी कर लिया। वहां पे चीजें स्टार्टिंग में अच्छी लग रही थी, मजे आ रहे थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार मैं तो किसी की टर्म्स में जी रहा हूं। जैसा वो बोल रहा है बंदा, मैं मशीन की तरह बस फॉलो कर रहा हूं। और मैं हूं एकदम गांव से निकला हुआ बंदा। यहां पे ना खुददारी आ जाती है। अब 2 ऑप्शन थे भाई, या तो अपनी खुददारी चुन लो या पैसा चुन लो। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने खुददारी को चुना और मैंने जॉब रिजाइन कर दी। अब रिजाइन तो आपने कर दिया, लेकिन जब आप एक्चुअल रियलिटी में आते हो तो आपको पता लगता है कि भाई आपके खर्चे भी हैं, एक फैमिली भी है, आपसे लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कुछ। उस टाइम पे पैसा भी बड़ा जरूरी हो जाता है। अब इस पैसे को, खुददारी को बैलेंस करने वाली चीज मुझे लगी कि यार एक काम करते हैं, सरकारी नौकरी कर लेते हैं। और जब भी एक प्रीमियर कॉलेज से बच्चा निकलता है ना, तो सिर्फ 2 ही एग्जाम दिमाग में आते हैं, एक यूपीएससी और एक एसएससी। तो मैंने पहले एनालाइज किया कि भाई क्या किया जा सकता है। मैंने 17 जून को रिजाइन किया था और एसएससी का एग्जाम था 17 अगस्त को। एग्जैक्ट 2 महीने थे। मुझे करना क्या था कि इन 2 महीने में अपनी प्लानिंग ऐसे करनी थी कि भाई पहले ही अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम निकल जाए एसएससी का। यूपीएससी का मैंने सोचा कि भाई पहले एक काम करते हैं, एक स्टेबिलिटी ले लेते हैं लाइफ में। जैसे स्टेबिलिटी आ जाएगी फिर धीरे धीरे अपना यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर लेंगे। तो मैंने अपनी पूरी जान ना एसएससी में झोंक दी। भाई 2 महीने हैं, 2 महीने में मुझे प्लान करना है। इस तरीके से प्लान करना है कि सक्सेस एकदम 101% हो जाए। सबसे पहले तो मैंने चॉइस जो होती है ना, अब एसएससी के एग्जाम में आपको पता होगा होता क्या है, एक तो जनरल लिस्ट निकलती है जिसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं। एक जेएसओ होती है, एक डबल ए होती है। अपने को था भाई नौकरी तो लेनी ही है। जेएसओ के लिए एक अलग से पेपर देना है, मैं दूंगा। डबल ए के लिए देना है, मैं दूंगा, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए किसी भी हालत में। मैंने एक सबसे पहले चीज तो ये डिसाइड करी। इसके अलावा इस 2 महीने मुझे करनी थी तैयारी एसएससी प्री की। अब जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो भाई साहब मार्क्स आए 49। यहां पे एकदम से औकात पता लगी कि भाई तू एनएसआईटी से निकला है, इतना बढ़िया तू पैकेज छोड़ के आया है और तेरी ये औकात है, इस एग्जाम को तू 49 मार्क्स, ये मार्क्स ला रहा है। उस टाइम भाई बात लगी एकदम ईगो पे। अब लगा कि नहीं यार, कुछ तो कमी है, मुझे इन कमियों को फाइंड आउट करना है और जल्दी से इनको सही भी करना है, ताकि भाई जो 17 अगस्त का एग्जाम है ना, उसमें हम कुछ बेहतरीन कर सके। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने और मॉक टेस्ट दिए और थोड़ी सी कमियां निकालनी शुरू करी कि कहां पे मैं एक्चुअली लैग कर रहा हूं। नहीं निकल पा रही थी बहुत ज्यादा। तो एक ग्रुप बनाया हमने 4 जनों का। हम क्या करते थे, चारों जने एक मॉक टेस्ट देते थे। उस मॉक टेस्ट को 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है प्री का। भाई मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद उसको एनालाइज करने में 2 घंटे लगाए। अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है तो उसका एनालिसिस में हम देखेंगे, अरे तूने 1 मिनट में कर लिया, मैंने तो 15 सेकंड में कर लिया। तो मैंने वो ये जानने की कोशिश करी कि भाई मेरे दोस्त ने जो 15 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, वो इतनी जल्दी उसने कैसे कर लिया। धीरे धीरे हम चारों की हैबिट बन गई, हर मॉक टेस्ट को हम एनालाइज करने लगे। और ये वो टेक्निक थी, ये वो पॉइंट था जिसने हमें एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी की तरफ लेके गया। वो स्ट्रेटेजी थी एलिमिनेशन टेक्निक, जिसको बहुत सारे लोग तुक्के मारना बोलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि तुक्के मारने चाहिए, नहीं मारने चाहिए, मारने चाहिए तो कैसे मारने चाहिए। मैं अपना बताता हूं। मैं तो भाई तुक्के, जिसको आप, ये तुक्का थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन एक एस्टिमेटेड गैस अगर मारा जाए ना, तो मैं बता रहा हूं जैसे मैंने अपनी नौकरी पक्की की ना, आप भी अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं।
मैंने ना सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चीज़ों को पकड़ा। सबसे पहले मैथ पे फोकस करते हैं भाई। अब मैथ में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी से हो नहीं सकता। आप इतने अच्छे अच्छे खासे एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हो, बढ़िया कॉलेज से आप पढ़े हो, क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही दोगे। पॉइंट है सारा टाइम का, कौन कितनी जल्दी सोल्व कर रहा है। जो जल्दी भाग रहा है वही जीतेगा। तो भाई हमने क्या करा, जो हम मॉक टेस्ट देते थे ना, उस मॉक टेस्ट की कॉपी बनानी शुरू कर दी। उस कॉपी में हम क्या करते थे कि भाई जो क्वेश्चन गलत हुआ उस क्वेश्चन को पहले देखते थे कहां पे हमने गलत किया, उसमें क्या सही हो सकता था। इनफैक्ट जिस क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम लगा रहे थे वो भी चीजें हम देखते थे कि इसमें कम टाइम कैसे लग सकता है, या उसने कम टाइम लगाया मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया क्या। ये चीज हमने मैथ्स में अपनाई और धीरे धीरे एक एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी बन गई। कोई नया क्वेश्चन आता था ना, वो उस नए क्वेश्चन को जरूरी नहीं था कि हम बिल्कुल सही आंसर निकाल पाए, लेकिन हम इतना कर पाते थे कि 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। ये बड़ी काम की चीज निकल के आई। ये उन 5 पॉइंटों में से है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये 5 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। पहली चीज है इसमें तुक्के मारना। ये तुक्का क्या होता है, होता क्या है, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो ना, बच्चे बहुत होते हैं जो 5-5 6-6 मॉक टेस्ट दे देते हैं दिन के। लेकिन भाई मॉक टेस्ट देने का फायदा तब तक नहीं है जब तक आप उसको करेक्टली एनालाइज नहीं करोगे। हम क्या करते थे कि जैसे सपोज करो कि आपने 10 क्वेश्चन तुक्के मारे हैं और 10 में से 3 ठीक हो गए, 7 गलत हो गए। अब होता क्या है ना, हम सोचते हैं 3 तो मेरी नॉलेज थी भाई और 7 मेरे गलत हो गए, और फिर रोते हैं कि यार मेरे तो 7 गलत हो गए, 7 गलत हो गए। हम क्या करते थे, हम सबसे पहले उतने क्वेश्चंस को मार्क करते थे कितने क्वेश्चंस को हमने तुक्के मारे हैं, तुक्के मारे हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट हमारा क्या रहा है, हमारे तुक्के की एक्यूरेसी क्या है। और धीरे धीरे में पता लग रहा था कि भाई वो पॉजिटिव ही है। इसी चीज को हमने एलिमिनेशन टेक्निक बनाया। जहां भी मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा था, मैंने वहां पे एस्टिमेटेड गैस मारना शुरू करा और मैं ओवरऑल रिजल्ट देखता था, वो पॉजिटिव होता था। अब क्या फर्क पड़ रहा है कितनी नेगेटिव मार्किंग आई है, मुझे तो बस ये था कि भाई अपने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा करने हैं मुझे। तो ये वो पहला पॉइंट था, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एग्जाम विद हेल्प ऑफ तुक्के। ये वो फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, एनालिसिस सही तरीके से। उसमें क्या करते थे हम ना एक कॉपी बनाते थे। भाई जो भी हमने मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट में कुछ भी हमें नया मिला, चाहे वो इंग्लिश का वर्ड हो सकता है, चाहे मैथ का नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, या फिर रीजनिंग में कुछ नई ट्रिक हो सकती है, या जीएस में कुछ जो आज तक नहीं सुना था वो एकदम से आके प्रकट हो गया, तो हमने कॉपी बनाई और वो कॉपी थी हमारी मॉक टेस्ट एनालिसिस कॉपी। और पेपर के टाइम पे हमने वही कॉपी पढ़ी, वही नए नए कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। बिकॉज एसएससी का जो एग्जाम आया ना 2017 में, मेंस में एकदम डिफरेंट आया, नए नए क्वेश्चन, और नए नए क्वेश्चन जब सबके पैर फूल रहे थे ना, हम अपनी यही टेक्निक आजमा रहे थे भाई किस तरीके से करें कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, और वो एग्जाम बहुत अच्छा भी गया। तो ये मेरा वो दूसरा तरीका था जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी। मेरा तीसरा पॉइंट था ग्रुप स्टडी। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब ग्रुप में पढ़ना शुरू करते हैं तो टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बहुत प्रोडक्टिव काम कर जाता है, हम उनमें से थे जिनकी ग्रुप स्टडी बहुत प्रोडक्टिव वे में काम करी। यार कंपटीशन की भावना ना हर जगह आनी चाहिए, बिकॉज फाइनली आप 35 लाख लोगों में बैठ रहे हो, 35 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, तो कंपटीशन की भावना रहेगी ना, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही परफॉर्म करो। टाइम बाउंड में आप उसका देखो, बीच बीच में पूछते रहते थे, अरे राहुल तूने कितने क्वेश्चन कर लिए, अच्छा तेरे तो 50 हो गए, मेरे तो 40 हुए। ये जो प्रेशर है, बिकॉज एग्जाम में ये प्रेशर आएगा, और जब आप घर में वही प्रेशर क्रिएट कर लेते हो ना मॉक टेस्ट एंड ग्रुप स्टडी, और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो, तो एग्जाम में प्रेशर झेलने में बहुत हेल्प होती है आपको। तो ये वो तीसरा पॉइंट था जिसने एग्जाम का प्रेशर झेलने में हमारी बहुत मदद करी। मेरा चौथा पॉइंट था कॉन्टिन्यूअस रिवीजन। अगर हमने कोई पढ़ लिया है और बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, पेपर में उस कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम 10 सेकंड में सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको 30 सेकंड में सोल्व कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो कॉन्टिन्यूअस रिवीजन हमने हमेशा रखी। हम क्या करते थे, एक हफ्ता में जितना भी नए नए कॉन्सेप्ट पढ़े ना, रैंडमली एक आपस में चारों मिलके एक बोर्ड पे टेस्ट ले लेते थे, इसको जल्दी से करके दिखा। अगर कोई कर पा रहा है तो हाँ भी ठीक है, और साथ साथ वो ग्रुप स्टडी वाली काम आती थी, टांग भी खींचते थे, अरे कल ही तो करा था, अब नहीं कर पा रहा है ये। रिवीजन अलोंग विद ग्रुप स्टडी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बहुत ज्यादा काम में आई। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी। मेरा पांचवा पॉइंट था कॉन्फिडेंस। भाई 2 महीने का टाइम था, हमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना था, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर इस चीज को आप खुद ही डाउट करोगे तो कभी भी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। आपको खुद के अंदर सबसे पहले भरोसा रखना है। अरे भाई उसने भी तो करा है। कुछ लोग नेगेटिव भी आएंगे, बोलेंगे अरे 3 साल से लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन अगर आपने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा, खुद पे भरोसा नहीं रखा, तो कभी भी लाइफ में पॉइंट नहीं आएगा। 2 महीने छोड़ो, इनफैक्ट 2 साल में बस इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये वो 5 पॉइंट थे जिसने मेरी हेल्प करी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने में और इस एग्जाम को उस 2 महीने में ही क्रैक करने में।
ये तो मैंने बता दिया कि भाई ओवरऑल एक 5 पॉइंट क्या थे। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो नॉर्मली बंदा करता नहीं है, या एक बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच। जैसे मैं बताता हूं, जब मैंने एसएससी की तैयारी शुरू करी ना, उस टाइम पे मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था जीएस में। तो हमने क्या करा ना कि भाई जीएस में तो मजे आ नहीं रहे, भाई बीटेक वाला बंदा हूं, कहां से मजे आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, एक वेब सीरीज थी पॉलिटिकली बहुत हेल्पफुल वो हुई, उसका नाम था संविधान। उसमें क्या था, ये दिखाया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। पर जिस बच्चे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उसको आप वेब सीरीज दिखा दोगे तो उसको लगेगा हाँ यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है। मैंने वो वेब सीरीज 4 बार देखी और पॉलिटी की बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, और मेन पॉइंट जीएस में इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। ये इंटरेस्ट इतना ज्यादा बना कि मेरे जीएस में लगभग फुल स्कोर आया। उसमें इंटरेस्ट था। देखो जब भी इंटरेस्ट आता है ना, चीजें तो कन्वर्ट हो ही जाती है। वो इंटरेस्ट मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक वेब सीरीज ने बनाया, जो मैंने इंप्लीमेंट किया अपने उस एग्जाम में। अब दूसरी मेरे लिए मेन दिक्कत थी इंग्लिश। पर मैथ्स तो अपनी ठीक ठाक पहले से थी, बस राइट अप्रोच ढूंढनी थी। मैं गांव देहात का बंदा था जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, और इंग्लिश इस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो कैसे इंप्रूव करें। तो हमने क्या करा ना, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पकड़ा। मैं न्यूज़पेपर से 2-3 चीजें हो रही थी। एक तो आपका करंट अफेयर तैयार हो रहा है जो आपको जीएस में पूछा जाएगा, और साथ साथ इंग्लिश के कुछ नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो रहा है, नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं, उससे पढ़ने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा, एरर्स में हेल्प करेगा, और साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम में भी हेल्प करेगा। तो बढ़िया सा न्यूज़पेपर लगाया मैंने, द हिंदू, और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू करा, और ग्रुप में पढ़ना शुरू करा, और उसको डिस्कस भी करते थे, यार इस वर्ड का तो मतलब पता है क्या, पता है क्या। मतलब हमारी अप्रोच थी सेंट्री की, कर हम सब सेम काम ही रहे हैं, लेकिन एक सेंटर को लेके कि हाँ भी चलो ठीक है, सबने इसका न्यूज़पेपर पढ़ा, आज कौन से जो नए वर्ड्स मिले, उस नए वर्ड्स की कॉपी बना ली हमने। काफी बार बोर्ड पे लिख देते थे कि भाई साहब देखो ये वर्ड्स हैं, ये कल शाम को पूछ लेंगे। कभी भी इधर उधर चलते उलते पूछ लेते थे कि अरे राहुल वो वर्ड याद है क्या, वैभव वो याद है तुझे। इससे हुआ कि कंटिन्यूस मन में रिवीजन होती रही, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, इंग्लिश धीरे 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 अच्छी होने लगी हमारी। ऐसा नहीं होता है कि सब चीजें जैसे आपने प्लान की हैं वैसे ही चल जाए। अगर किसी ने एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम दिया हो तो टीयर 2 का याद होगा कि एक पेपर कैंसिल हुआ था। मेरा वही पेपर था, जो हमने मेहनत करी थी ना यार, वो एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई थी। उस पेपर में हमने लिटरली वो पेपर फोड़ दिया था, क्योंकि वही हुआ, नए नए क्वेश्चन किसी को आता नहीं है। मेरी एलिमिनेशन टेक्निक काम आई। पेपर से निकलते हमने फोन किया, मैंने कहा वैभव कैसा हुआ, उसने कहा फोड़ दिया। बिकॉज हमें पता था जब किसी को नहीं आ रहा है उस टाइम पे हमारी वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एलिमिनेशन टेक्निक वो काम कर गई, और पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन किस्मत थोड़ी सी खराब थी कि वो पेपर कैंसिल हो गया। अब अपने पास दोबारा 15 दिन का टाइम मिला, हमने वही स्ट्रेटेजी फॉलो करी। अब उतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं आ पाया, उसका रीजन ये था कि अब सबको पता लग गया था कि एग्जाम कैसा आ रहा था, हर किसी ने वही सारी चीजें तैयार कर ली थी। तो हम वो एज नहीं ले पाए जो शायद तब ले सकते थे। अगर वो पेपर कैंसिल ना होता तो शायद एसएससी की टॉप पोस्ट मुझे मिली होती। लेकिन फिर भी ओवरऑल स्ट्रेटेजी ने इतना तो कर दिया था कि नौकरी पक्की थी। आपको याद हो मैंने पहले बताया था कि भाई मैंने पेपर जेएसओ का भी दिया, मैंने डब्ल्यूओ का भी दिया, तो मेरा जेएसओ भी क्लियर हुआ, डब्ल्यूओ भी क्लियर हुआ, और यहां भी मुझे ठीक ठाक नौकरी मिल रही थी। अब मेरी वो प्लानिंग काम आई जो मैंने स्टार्टिंग में सोची थी कि भाई नौकरी तो चाहिए। अब देखा भाई जेएसओ में आ रहा है नंबर, डब्ल्यूओ में आ रहा है नंबर, अब था कि दिल्ली स्टेट चाहिए अपने को, तो बिकॉज हम दिल्ली के बंदे हैं भाई, दिल्ली स्टेट से प्यार था कि दिल्ली में रहना है। तब दिमाग लगाया कि भाई ठीक है डब्ल्यूओ जाएंगे तो शायद बाहर मिले, एक काम करते हैं जेएसओ लेते हैं, और जेएसओ में दिल्ली मिलने के पूरे चांसेस है। और दिल्ली मिल भी गया, और मैंने सर्व भी किया एज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी स्टोरी से आपको यह समझ में आएगा कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे पहले आपको उस एग्जाम को समझना जरूरी है। उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, भाई आपको क्या क्या चीजें उसको देनी पड़ेगी। एक परफेक्ट प्लानिंग तो आपको बनानी ही पड़ेगी, वरना देखो ना 35 लाख बच्चा उस टाइम पे इस फॉर्म को भरा था, लेकिन सिलेक्शन कितना हुआ, वही 8,000 लोगों का। उस भीड़ से आपको अगर अलग निकलना है तो एक परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ही वो की है जो आपको उस भीड़ से अलग निकाल सकती है। मेरी प्लानिंग मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। हो सकता है आपकी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग कुछ चल जाए, या कहीं से कुछ और चुन ले, या फिर अपने माइंड में कुछ अलग ही गेम करें। लेकिन जो भी करें आपको एक प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। और हाँ, एक और चीज, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला है, परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज करेंगे ना, तो मैं इस चीज से 100% श्योर हूं कि जरूर एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। पता है हम
जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या-क्या। पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी-कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे। पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं दो चीजें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स, भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियां जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा। अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा। वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपनी सालों की कहानियां, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए।